वीडियो नंबर 1 में मैंने आपको मनोहर श्याम जोशी के बारे में बताया था। अब इसमें वीडियो नंबर 2 में हम सिल्वर वेडिंग पार्ट के महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान देंगे। बच्चों, सिल्वर वेडिंग कहानी शुरू करते हैं। यह मनोहर श्याम जोशी की एक लंबी कहानी है। ये अन्य रचनाओं में इसमें कुछ अलग दिखाई देती है। आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक ओर कई नई उपलब्धियों को समेटे हुए है, तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसते चले गए हैं। जो हुआ होगा और समहाउ इम्प्रॉपर के दो जुमले इस कहानी के बीच वाक़ हैं। जो हुआ होगा यथास्थितिवाद, यानी कि जैसी परिस्थिति है उसी परिस्थिति के अनुसार ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेने का भाव है। तो समहाउ इम्प्रॉपर में एक अनिर्णय की कि किसी भी निर्णय पर ना जानो की स्थिति भी है। ये दोनों ही भाव इस कहानी के मुख्य चरित्र यशोधर बाबू के भीतर के द्वंद्व है। द्वंद्व या फिर भीतर की जो उधेड़ बूंद लगी रहती है उनके अंदर उसको दर्शाते हैं। वे स्थितियों का जिम्मेदार किसी व्यक्ति को नहीं ठहराते, वे स्वयं अनिर्णय की स्थिति में हैं। तो कहानी शुरू होती है। दफ्तर में सेक्शन अफसर यशोधर बाबू जब आखिरी फाइल का काम पूरा किया तो वे दफ्तर की घड़ी में 5:25 हुए थे। वे अपनी घड़ी सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, इसीलिए वे दफ्तर की घड़ी को सुस्त बताते यानी कि धीमी चलती हुई बताते हैं। इसके कारण अधीनस्थ यानी उनके नीचे काम करने वाले को भी 5 बजे के बाद भी रुकना पड़ता था। वापसी के समय वे किशनदा को ही इस परंपरा का निर्वाह करते हैं, जिसमें जूनियरों से हल्का मजाक किया जाता है। अब यशोधर बाबू के दफ्तर में एक नया असिस्टेंट यानी उनके नीचे जो उनका अधीन काम करने वाला चड्ढा की चौड़ी मोहरी वाली पतलून यानी जिसे बेल बॉटम कहते हैं, पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं। उससे थोड़ी बदतमीजीपूर्ण व्यवहार करते हुए वे पंत जी को चूने दाने का हाल पूछा। चूने दाने यानी कि उनकी जो घड़ी थी उसके बारे में पूछा। पंत जी ने जैसे जवाब दिया, फिर चड्ढा ने पंत जी की कला यानी उसके हाथ को थाम लिया और कहा कि यह बहुत पुरानी है, अब तो डिजिटल जापानी घड़ी ले लो, सस्ती मिल जाती है। पंत जी उसे बताते हैं कि यह घड़ी उन्हें शादी में मिली है। यह घड़ी भी उनकी तरह ही पुरानी हो गई है, अभी तक यह सही समय बता रही है। कहने का अर्थ यह है कि वो जो घड़ी मिली थी जिसे असिस्टेंट चड्ढा उन्हें चूहेदानी कह रहा था, उनकी शादी के टाइम की घड़ी थी। इस तरह जवाब देने के बाद एक हाथ बढ़ाने की परंपरा पंत जी ने अल्मोड़ा के रैमजे स्कूल से सीखी थी। रैमजे स्कूल जहाँ पर उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। ऐसी परंपरा किशनदा के क्वार्टर में भी थी, जहाँ यशोधर जी को शरण मिली थी। किशनदा कुंवारे थे यानी उन्होंने मैरिज नहीं की थी और पहाड़ी लड़कों को आश्रय देते थे, यानी जितने भी अल्मोड़ा से आते थे नौकरी के लिए दिल्ली में, तो सभी को किशनदा अपने यहाँ आश्रय देते थे, अपने आश्रय देते थे। पंत जी जब दिल्ली आए थे तो उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी, यानी कि 18 ईयर के नहीं हुए थे। उससे पहले वो वहां पर नौकरी की तलाश में आ गए थे। तब किशनदा ने उसे मैस का रसोइया बनाकर रख लिया, यानी कि जितने व्यक्ति किशनदा के पास रहते थे उनका खाना यशोधर बाबू समय बनाते थे। लेकिन उन्होंने ये काम फ्री में नहीं करवाया था। यशोधर जो कपड़े बनवाने व पैसा भेजने के लिए 50 रुपए दिए थे, ताकि ये लग जाए कि मैं नौकरी कर रहा हूँ। इस तरह की स्मृतियां यानी यादों में खो जाते थे। तभी चड्ढा की आवाज से वे जागृत यानी जाग जाते हैं और मेनन द्वारा शादी के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहने लगे थे, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मेड ऑन 6 फरवरी 1947, यानी कि उनकी शादी 6 फरवरी 1947 में
हुई थी। मेनन ने उन्हें सिल्वर वेडिंग की बधाई दी। सिल्वर वेडिंग यानी कि शादी की 25वीं सालगिरह की बधाई दी कि उसी दिन उनकी शादी की पूरे 25 साल हो गई थी। तो आप 47 में प्लस कर लो 25, तो उसके बाद उसकी सिल्वर वेडिंग की जो दिन वो याद पता चल जाता है। यशोधर खुश होते हुए झेपे यानी थोड़े शर्मा जाते हैं और शर्माते हुए खुश हुए। फिर भी वे इन सब बातों को अंग्रेजों के चोचले, यानी कि कहते भी अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपनी पूंछ यहाँ पर छोड़ गए, यानी कि अंग्रेज तो चले गए हैं लेकिन अपनी जो आदतें थी उनको यहाँ छोड़ गए हैं। किंतु चड्ढा उनसे चाय, मट्ठी व लड्डू की मांग करते हैं, यानी पार्टी मांगते हैं। तो यशोधर जी 10 रुपए का नोट चाय के लिए देते हैं। आपको बड़ी हंसी आ रही होगी कि 10 रुपए का, लेकिन 10 रुपए में सिर्फ बहुत सामान आ जाता था, परंतु उन्हें यह समहाउ इम्प्रॉपर यानी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अतः सार सेक्शन के आग्रह पर कि सारा सेक्शन के जितने ऑफिसर थे सभी ने जब रिक्वेस्ट की तो चाय पार्टी में शरीक नहीं होते, बल्कि पैसे देकर वो चले जाते हैं। चड्डा के जोर देने पर वो 20 रुपए और देते हैं, किंतु आयोजन में यानी कि पार्टी में शामिल नहीं होते। उनके साथ बैठकर चाय पानी और गपास्टक यानी कि फिजूल की बातों में वो अपना वक्त बर्बाद नहीं करते थे। उनकी परंपरा के विरोध था। यशोधर बाबू ने इधर रोज बिड़ला मंदिर जाने और उसके उद्यान में बैठकर प्रवचन सुनने या स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीति अपनाई थी। यानी कि वो समय पर नहीं पहुंचते, छुट्टी तो 5:30 जो हो जाती थी, लेकिन वो समय पर स्कूल नहीं पहुंचते थे। कारण क्या था कि वो उनकी पत्नी और बच्चे अब उनकी सी बातों से नाराज रहते थे, क्योंकि वे बुजुर्ग नहीं हुए थे, क्योंकि पहले के समय शादी जल्दी कर दी जाती थी। तो हो सकता है कि यशोधर बाबू की उम्र 40-45 के आसपास होगी, तो उनके बच्चे और पत्नी को बूढ़ा नहीं मानते थे, लेकिन वो अपने आप को स्वयं बूढ़ा मानने लगे थे। तो बिड़ला मंदिर से उठकर वे पहाड़गंज जाते और घर के लिए साग सब्जी लाते, समय मिलने वालों से मिलते और घर पर 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते थे। उनका डेली का रूटीन हो गया था। आज यशोधर जब बिड़ला मंदिर जा रहे थे तो उनकी नजर किसनदा के 3 बेडरूम वाले क्वार्टर पर पड़ी। अब वहाँ 6 मंजिल वाला मकान बन गया था। किशनदा जो है उनके वही हम कह सकते आदर्श पात्र थे। उन्हें बहुमंजिली इमारतें अच्छी नहीं लग रही थी। यही कारण है कि उन्हें उनके पद के अनुकूल यानी कि जो उनकी पोस्ट थी उस पोस्ट के अनुसार एंड्रयूगंज लक्ष्मीबाई नगर पर D2 टाइप अच्छे क्वार्टर मिलने का ऑफर भी स्वीकार नहीं किया था और ये सभी यहीं बसे रहना चाहते हैं। जब उनका क्वार्टर टूटने लगा तब उन्होंने शेष क्वार्टर में से एक अपने नाम अलॉट यानी अपने नाम करवा लिया था। वे किशनदा की स्मृति के लिए यही रहना चाहते यानी किशनदा को याद करते रहना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने लक्ष्मी नगर पर नहीं गए बल्कि वो वहीं पर रह जाते हैं। पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू को का अपनी पत्नी व बच्चों के साथ हर छोटी बड़ी बात पर मतभेद होने लगा था। यानी कि जनरेशन गैप आ गया था और जनरेशन गैप आने के कारण पति पत्नी में और बच्चों में झगड़ा हो रहा था और पत्नी पति का साथ न देकर बच्चों का साथ देती थी। इसी वजह से वे घर जल्दी नहीं लौटते थे, क्योंकि छोटी छोटी बातों में बच्चों के साथ झगड़ा होता था। जो बच्चों को समझाना चाहते थे बच्चे उनकी सुनते नहीं थे। तो उनका जो बड़ा लड़का था वो एक उस समय की प्रमुख विज्ञापन संस्था की जो कंपनी थी उसमें काम करने लगा था। तो यशोधर बाबू को यह बात समहाउ यानी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वे कंपनी शुरू में ही उसे 1,500 प्रति माह यानी उस समय 1,500 रुपये पर मंथ वो सैलरी देती थी। तो उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। गड़बड़ क्यों लग रही थी कि हो सकता है कंपनी खराब हो या फिर वैसे ही डुप्लीकेट हो, तो इसीलिए उसमें इसको लग रहा था। और दूसरा बेटा IAS की तैयारी कर रहा था। उसका एलाइड सर्विसेज में न जाना भी उनको अच्छा नहीं लगता था। तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया था और उनकी इकलौती जो बेटी थी वो शादी से इनकार करती थी। यानी कहने का अनुसार है कि चारों बच्चे अपनी मनमानी कर रहे थे।
और पत्नी भी उनका साथ दे रही थी। और जब यशोधर बाबू बेटी से शादी करने की बात करते भी शादी की उम्र की शादी कर लो, तो वह भी डॉक्टर की उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने भाई के पास अमेरिका जाने की धमकी देती है। वे कपड़े भी ऐसे नए फैशन के अनुसार डालते थे, तो ये सभी बातें यशोधर बाबू को अच्छी नहीं लगती थी। हाँ, वे अपने बच्चों की तरक्की से, यानी कि उसके बच्चे जो तरक्की कर रहे थे उस पर खुश थे, परंतु उसके साथ वे सामंजस्य यानी तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे, क्योंकि वो बच्चे अपने मनमानी कर रहे थे। यशोधर बाबू चाह रहे थे कि उनके बच्चे उनके अनुसार चलें। अब आगे, यशोधर बाबू की पत्नी संस्कारों से आधुनिक नहीं है, यानी कि जो उसके संस्कार आधुनिक नहीं है, लेकिन वह बच्चों के दबाव में उनके साथ मॉडर्न बन जाती है, यानी कि जैसे बच्चे ड्रेस डालने के लिए कहते थे वैसे ड्रेस डालती थी, क्योंकि शादी के समय उसे संयुक्त यानी ज्वाइंट परिवार में दबाव झेलना पड़ रहा था, और अपनी सारी इच्छाएं, जो उसकी दबी हुई इच्छाएं थी, अब बच्चों के माध्यम से पूरी कर रही थी। तो यशोधर जी ने उसे आचार व्यवहार के बंधनों में बांध रखा था, यानी कि जो घर की परंपराएं थी, रीति रिवाज से संस्कार थे, उन्हीं के अनुसार चलने की बात कर रही थी। अब वह बच्चों का पक्ष लेती है तथा खुद भी सहूलियत के हिसाब से यशोधर की बातें मानने की बात कहती है, लेकिन यशोधर बाबू नहीं मानते, और यशोधर ने सालयल बुढ़िया यानी कि चालाक बुढ़िया, चटाई का लहंगा यानी कि चटाई का लहंगा हम कह सकते हैं एक तरह से कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा की भी कुछ आता जाता नहीं, उसके अनुसार अपने आप को बदल लेना। बूढ़ी मुंह मुहासे लोग करे तमाशे की बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम एक तरह की कहावत है ये। तो ये कहकर उसका विरोध करते थे, मजाक उड़ाते थे, परंतु वे खुद ही तमाशा बनकर रह गए थे, यानी कि बच्चे और पत्नी तो अलग चल रहे थे, और किशनदाह अपनी परंपराओं को, अपने रीति रिवाजों, अपने संस्कार को लेकर आगे बढ़ रहे थे। किशनदाह के क्वार्टर के सामने खड़े होकर सोचते हैं वे शादी न करके पूरा जीवन समाज को समर्पित कर देते हैं तथा अच्छा होता। वो सोचते कि अगर मैं भी शादी नहीं करता तो किशनदाह की तरह रहता तो कितना अच्छा रहता। लेकिन यशोधर जी ने फिर दोबारा सोचा कि यशोधर की किशनदाह का बुढ़ापा कभी तमाम साथियों ने मकान ले लिए थे। रिटायरमेंट के बाद किसी ने भी उन्हें अपने पास रखने की पेशकश नहीं की थी। स्वयं यशोधर भी यह पेशकश नहीं कर पाए, क्योंकि वे शादीशुदा थे। इसीलिए किशनदाह कुछ समय किराए के मकान में रहे और फिर अपने गांव लौट गए थे। साल भर बाद उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें कोई बीमारी भी नहीं हुई थी। यशोधर को इसका कारण भी पता नहीं था, क्योंकि वो छोड़कर चले गए थे। वे किशनदाह की यह बात याद रखते थे कि जिम्मेदारी पड़ने पर हर व्यक्ति समझदार हो जाता है। वे मन ही मन स्वीकार करते हैं कि दुनियादारी में उनके बीवी बच्चे अधिक सुलझे, यानी कि बच्चे और पत्नी जो है समय के अनुसार चल रही हैं, परंतु वे अपने सिद्धांत नहीं छोड़ सकते थे, यानी कि जो उनके नियम थे, कानून बना रखे थे, उनको नहीं छोड़ पा रहे थे। वे मकान भी नहीं लेंगे। किशनदाह कहते थे कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, शाने उनमें रहते हैं। रिटायरमेंट होने पर गांव के पुश्तैनी यानी गांव का जो पुराना मकान है वहां चले जाना चाहिए। इतने जो सरकारी क्वार्टर हैं जो सरकार देती रहने के लिए, तो वही रहना चाहिए। वे इस बात को आज भी सही मानते हैं। उन्हें पता है कि गांव का पुश्तैनी घर टूट फूट चुका है तथा उन पर अनेक लोगों का हक है, यानी उसे चाचा ताऊ इत्यादि का हक है। उन्हें लगता है कि रिटायरमेंट से पहले कोई लड़का अगर सरकारी नौकरी में लग जाए, यानी कि तीनों बच्चों में से कोई सा सरकारी नौकरी लग जाए, तो क्वार्टर उनके पास रहेगा। ऐसा न होने पर क्या होगा, इसका जवाब उनके पास नहीं होता। अब आज बिड़ला मंदिर के प्रवचनों में उनका मन नहीं लग रहा था। उम्र ढलने के साथ किशनदाह की तरह रोज मंदिर जाने, संध्या पूजन यानी कि शाम की पूजा करने और गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का यत्न करने लगे। मन के विरोध को भी अपने आप के तर्कों से खत्म नहीं कर, लेकिन मतलब शांति के लिए पूजा पाठ करने जाते हैं, किताबें पढ़ते हैं धार्मिक, लेकिन फिर भी उनके मन को शांति नहीं थी। गीता के पाठ में जनार्दन
जनार्दन यानी कि विष्णु का एक नाम है। तो शब्द सुनने जीजा जनार्दन जोशी की याद आए कि जनार्दन शब्द आया होगा, तो उन्हें अपने जो इकलौते जीजा जनार्दन जोशी की याद आई। उनकी चिट्ठी से पता चला कि वे बीमार हैं। यशोधर बाबू अहमदाबाद जाना चाहते हैं, परंतु पत्नी और बच्चे उसका विरोध करते हैं। यशोधर खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी समझते हैं, लेकिन बच्चे उसे फिजूल खर्ची मानते हैं और वहाँ जाने के लिए मना करते हैं। तो अपने कमाऊ बेटे से कह देते हैं कि आपको बुआ के पास भेजने के लिए पैसे तो मैं नहीं दूंगा, यानी कि उनका बेटा अपने रिश्तेदारों से मिलना नहीं चाहता। तब यशोधर बाबू की पत्नी का कहना है कि उन्होंने बचपन में कुछ नहीं देखा। माँ के मरने के बाद विधवा बुआ ने यशोधर को पाला पोसा था। मैट्रिक पास करके दिल्ली में किशनदा के पास रहे। वे भी कुंवारे थे तथा उन्हें भी कुछ नहीं पता था, अतः वे नए परिवर्तन के वाकिफ नहीं थे। उन्हें धार्मिक प्रवचन सुनते हुए भी पारिवारिक चिंतन में डूबा रहना अच्छा नहीं लगा। ध्यान लगाने का कार्य रिटायरमेंट के बाद ठीक रहता है। इसी तरह के तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाइशी बुजुर्ग वर्ग किशनदा के शब्दों में और उनके ही लहजे में कहा करते थे। यानी कि वो बचपन में माँ पिता की मृत्यु हो गई थी तो विधवा बुआ ने पाला था, उसके बाद वो वहाँ से मतलब परिवार के रीति रिवाज संस्कार उसके इतने नहीं आते थे। और यहाँ भी मैट्रिक यानी 10th क्लास पास करने के बाद वो कुंवारे किशनदा के पास आ गए। तो इसलिए घर परिवार की जो जिम्मेदारियां थी, घर परिवार के जो रिश्ते नाते थे, उसके बारे में वो नहीं जानता था। हाँ, जो उसने देखता आया था वही करता आ रहा था। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू उनके पट शिष्य यानी सबसे खास स्टूडेंट बनकर रहे। तो उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई। उनके जाने के बाद घर में होली गवाना, रामलीला के लिए क्वार्टर का एक कमरा देना, जन्यू पूजन जो अल्मोड़ा की एक थोड़ी सी परंपरा कह सकते हैं, नए बच्चे के जन्म के संस्कार इत्यादि होते हैं के दिन सब कुमाइनियों के जनेऊ बदलने के लिए घर बुलाना और कार्य व पत्नी के बच्चों के विरोध के बावजूद करते थे। यानी कि पत्नी और बच्चे नहीं चाहते थे कि वो संस्कार करें, सारे जो रीति रिवाज को जो पहाड़ियों के कुमाइयों के रीति रिवाज यहाँ पर करें, लेकिन वो नहीं मानते थे, अपने अनुसार चल रहे थे। इसीलिए बच्चे उनसे दूर रहते थे और यही कारण था कि बच्चे उनसे सलाह भी नहीं लेते थे और वो उपेक्षित बनकर रह जाते हैं। पर वचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। वे चाहते थे कि उनके लड़के घर का सामान खुद लाए, परंतु उनकी आपस की लड़ाई यानी कि लड़ते रहते तो चाहते थे कि बच्चे बड़े हो गए, काम करें, घर का सामान लेकर आए, राशन पानी जितना है लेकर आए, लेकिन बच्चे आप एक साथ से के थे तो आपस में लड़ते रहते थे, तू लेकर आएगा, लड़ाई होती थी। तो बच्चों की लड़ाई को देखकर यशोधर बाबू ने उनसे काम कहना ही बंद कर दिया और स्वयं घर का सारा सामान लाने लगे थे। अब बच्चे चाहते थे कि वे कामों के लिए नौकर रख लें, कि बच्चों को शर्म भी आ रही थी कि क्योंकि रास्ते में कोई ना कोई मिल जाता, उनके बच्चों से कोई ना कोई ये कह देता कि भी तुम्हारे पिताजी वहां देखे थे, सामान ला रहे थे, फलाना इत्यादि कहते थे, तो बच्चों को शर्म सी महसूस होती। तो वो चाहते थे कि घर का काम स्वयं न करके एक नौकर रखा जाए, लेकिन यशोधर बाबू को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उनका बेटा जो कमाऊ बेटा था वो यही कहता है कि ठीक है, आप पैसे नहीं दोगे तो मैं अपनी तनख्वाह मैं दे दूंगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि ठीक है, अब कि बेटा जो एक ज्वाइंट अकाउंट यानी कि बाप बेटे का अकाउंट नहीं खुलवा सकता था और ऊपर से धौंस जमा रहा है कि मैं पैसे कमा रहा हूँ, और घर में जितना भी तमाम परिवर्तन थे वो अपने पैसे उसी में खर्च कर रहे थे। सभी ऐशो आराम का सामान वो लड़का लाकर रख रहा था, यानी कि क्वार्टर तो था यशोधर बाबू का और हक सारा उसने के बेटे ने ही जमा लिया था एक तरह से। अब आगे की सब्जी लेकर जैसे क्वार्टर पर पहुंचे तो वहां एक तख्ती पर लिखा था वाईडी पंत। उन्हें पहले घर आने का धोखा हुआ, क्योंकि घर के बाहर बहुत सारी एक कार थी, कुछ स्कूटर मोटरसाइकिल थी और लोग आ जा रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागजों की झालरें व गुब्बारे लटके रहे थे, यानी कि पूरा घर
डेकोरेट किया हुआ था। तो डेकोरेशन देखकर उन्हें लगा कि शायद मैं किसी दूसरे के घर में आ गया हूँ। तो उन्होंने अपने बेटे को कार में बैठे किसी साहब से हाथ मिलाते देखा था। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उन्होंने अपनी पत्नी व बेटी को बरामदे में खड़ा देखा, जो कुछ मैम साहबों से यानी कुछ स्त्रियों से बात कर रही थी, उनसे विदा कर रही थी। लड़की जीन्स व बगैर बाहों का यानी स्लीवलेस टॉप पहनी हुई थी। पत्नी ने होठों पर लाली यानी लिपस्टिक लगा रखी थी, बालों में खिजाब लगाया था। खिजाब यानी कि परफ्यूम लगा रखा था, या कह सकते बालों को उसने अच्छी तरह से वो कर रखा था, डेकोरेट कर रखा था। तब यशोधर को यह सब समहाउ प्रॉपर लगता था। तो यशोधर चुपचाप घर पहुंचे तो बड़े लड़के ने देर से आने को उलाहना दिया, क्योंकि उन्होंने कभी बताया तो नहीं कि भाई हम पार्टी वार्टी दे रही हैं, बाप बेटों की बात ही नहीं हो रही थी। लेकिन बच्चे की बात को सुनकर यशोधर ने थोड़ा सा शर्मा कस देते हैं पूछा कि हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग पार्टी कब से होने लगी है। तो यशोधर के दूर के भांजे ने कहा, जब से तुम्हारा बेटा 1500 महीने कमाने लगा है तब से। यानी कि एक तरह से उसने एक टोंट भी कसा उनके ऊपर, और मजाक का मजाक हो गया, और ये भी दिखा दे कि भाई तुम्हारे बच्चे इतने तरक्की कर रहे हैं। यशोधर को अपनी सिल्वर वेडिंग की यह पार्टी अच्छी नहीं लगी। उन्हें मलाल था, दुख था कि सुबह अगर ऑफिस जाते समय किसी ने उन्हें इस आयोजन यानी कि पार्टी के बारे में चर्चा की होती, तो उनके पुत्र भूषण, जो उनका बड़ा लड़का था, ने जब अपने मित्रों सहयोगियों से यशोधर बाबू का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन करवाया, तो उस समय उन्हें प्रयास किया कि भले वे संस्कारी कुमायूनी हैं तथा भी विलायती रीति रिवाज की अच्छी तरह से परिचित होने का एहसास कराए। यानी कि वो है तो पहाड़ी, लेकिन जो विलायत यानी जो विदेशी रीति रिवाज संस्कार हैं उसमें भी पूरी तरह से निपुण है। बच्चों के आग्रह पर यशोधर बाबू अपनी शादी की सालगिरह पर केक काटने के स्थान पर जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी बेटी के कहने पर उन्होंने केक भी काट दिया, जबकि उन्होंने कहा somehow don't like all this, कि मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है। परंतु उन्होंने केक नहीं खाया क्योंकि उसमें अंडा होता है। जब अधिक आग्रह किया तो उन्हें संध्या न करने का बहाना बनाया कि मैंने भी पूजा पाठ नहीं किया, और पूजा पाठ करने से पहले मैं कुछ नहीं खाता, और वो पूजा करने के लिए चले जाते हैं। आज उन्होंने पूजा पाठ करने में देर लगाई ताकि अधिक से अधिक मेहमान चले जाएं। यहाँ भी उन्होंने किशनदा दिखाई दी, यानी कि वो मन में जो सोच रहे थे, बार बार ऐसा लग रहा था कि जैसे किशनदा उनके सामने खड़े हों, जो उनके आदर्श पात्र हैं। उन्होंने पूछा कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। किशनदा कह रहे थे कि भाऊ, सभी जन इसी जो हुआ होगा से ही मरते हैं। भाव यानी भाई, कि जो हुआ होगा कि भाई पता नहीं कैसे क्या हो जाता, कुछ पता नहीं चलता, चाहे वह ब्रह्मचारी हो या ग्रस्त हो, अमीर हो गरीब हो, शुरू में सब आखिरी में अकेले आते हैं और अकेले ही जाते हैं। तो यशोधर बाबू को लगता है कि किशनदा आज भी उनका मार्गदर्शन करने में एक सक्षम है, यानी कि वो उनको सही रास्ता दिखा रहे हैं, और यह बताने में भी कि कहीं मेरे बीवी बच्चे जो कुछ कर रहे हैं उनके विषय में मेरा रवैया क्या होना चाहिए। किशनदा अकेलेपन का राग अलाप रहे थे। उनका मानना था कि यह सब माया है, यानी कि घर परिवार बसाना तो मोह माया है। जो भूषण आज इतना उछल रहा है वह भी किसी दिन इतना अकेला हो जाएगा कि जितना कि आज तू कर रहा है। यानी कि आज किशनदा भी अकेले गए, यशोधर बाबू अकेले हैं, कि आज ये भूषण जो उनका बड़ा बेटा है अपने पैसे के बल पर उछल रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा कि जब ये तुम्हारी उम्र का हो जाएगा तब इसी तरह से अकेला रह जाएगा। तो इसी बीच यशोधर बाबू की पत्नी आकर उन्हें थोड़ा सा झिड़कती है, गुस्से से कहती कि पूछा कि आज पूजा में ही बैठे रहोगे या उठोगे भी। तो मेहमानों के जाने की बात सुनकर वे लाल गमछे में यानी कि रेड कलर का जो हल्का सा टॉवल था उसे बांधकर बैठक में यानी ड्राइंग रूम में आ जाते हैं। बच्चे इस परंपरा के खिलाफ थे, यानी कि बच्चे चाहते हैं उनके पिता टिप टॉप रहे, अच्छी तरह से बनकर जैसे वो बनकर रहते हैं, लेकिन वो उनके अनुसार नहीं चल रहे थे। तो उनकी बेटी से बात पर बहुत झल्ला यानी गुस्सा करती है। टेबल पर रखे जितने भी प्रेजेंट थे यानी जितने भी उपहार थे खोलने की बात कहती है।
भूषण उनको खोलता है। उसमें एक ऊनी ड्रेसिंग गाउन होता है कि सुबह बाथरूम गाउन भी उसे कहते कि नहाने के बाद जो लॉन्ग सा एक कोट पहना जाता है। तो सुबह दूध लाने के समय आप फटा हुआ पुलोवर पहन कर चले जाते हैं। पुलोवर यानी स्वेटर पहन कर चले जाते हैं, बुरा लगता है। बेटी ने पिता को कुर्ता पाजामा लाकर दिया था और कहा कि इसके ऊपर गाउन पहनकर आप दूध लेने के लिए जाएं। बच्चों के आग्रह पर वे, या कि जब बच्चों ने थोड़ा सा कहा तो उन्होंने गाउन पहन लिया, लेकिन उनकी आंखों की कोर यानी कि आंखों की जो लास्ट जो किनारे होते हैं तो वहां पर जरा सी नमी आ गई थी। अब यह कठिन था कि उनकी भूषण ने, जिनके बेटे ने जो बात कही थी कि आप इसे पहनकर दूध लेने जाया करें, स्वयं दूध लाने की बात नहीं कही थी। यानी कि वो चाह रहे थे कि बेटा ये कहेगा कि अब आप बूढ़े हो चुके हैं, घर का काम हम कर लेंगे, लेकिन बेटे ने ऐसा नहीं कहा। उसने तो ये कहा कि आप दूध लेने जाया करो इसे पहनकर। तो कहने का अर्थ ये है कि यशोधर बाबू, जबकि 3 बेटे थे, बेटी थी, पत्नी थी, घरा पूरा परिवार था, लेकिन फिर भी वो अकेले थे। तो इस पाठ में हम कह सकते हैं कि एक तरह से 2 पीढ़ियों का अंतराल, जो गैप है, जनरेशन गैप जिसे हम कहते हैं, वो स्पष्ट दिखाई देता है कि आदमी तरक्की बहुत अधिक कर लेता है, लेकिन तरक्की करने के बावजूद भी जो है आदमी अकेला ही रह जाता है। अब इसके बाद हम इस पाठ के जो MCQs हैं यानी बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। तो ये आपको सिल्वर वेडिंग पार्ट के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं मैंने समझा दिए हैं, और अब आप ये पाठ पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद सिल्वर वेडिंग पार्ट के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर छाटेंगे। आशा है कि आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।